हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए जो कि जीके जीएस की क्लास हम लोग कर रहे हैं। यह क्लास आपको याद रखना है कि यह दूसरी क्लास है और यह रामबाण सीरीज की। तो यह इसमें हम लोग पूरे 70 क्वेश्चन देखेंगे और 70 क्वेश्चन जो है यह हम लोग यह एक्सप्लेन के साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यह प्रश्न, ठीक ना। तो यह प्रश्न हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आप लोग बस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि और लोग इससे जुड़ सकें, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? यह प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह याद रखना कि यह जो राष्ट्रीय ध्वज था इसको स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक ना। 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराया गया था, ठीक ना, फहराया कब गया था, तो ये भी आप याद रखना, यह फहराया गया था 6 अगस्त याद रखना 6 अगस्त 1906 को। कहाँ पे फहराया गया था? तो यह कलकत्ता में, ठीक ना, कलकत्ता में फहराया गया था। यह बातें आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है। और प्रश्न एक और बनता है यहाँ से यह राष्ट्रीय ध्वज से कि राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया है? तो वह पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया ने, ठीक ना, पिंगली वेंकैया वेंकैया इन्हें डिजाइन किया है। यह बातें आप याद रखना। इसमें ऑप्शन जो सही हुआ बी ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, ठीक ना, उससे हम लोग ग्रह कहते हैं। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? शरीर का जो घाव होता है वह किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? यह प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। इसको याद रखना, वह विटामिन जो है सी, ठीक ना, विटामिन सी। यह इसको याद रखना, स्कर्वी, यह स्कर्वी जो है यह विटामिन, इसका रासायनिक नाम है स्कर्वी। इसको याद रखना, सॉरी, इसका इसका याद रखना, ये हम बोल दिए यहाँ पे स्कर्वी जो रोग होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है। यह भी बात है आप याद रखना, जो विटामिन सी की कमी से जो होने वाला रोग होता है वह स्कर्वी रोग होता है। यह भी बात याद रखना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है, ठीक ना, रतौंधी याद रखना, रतौंधी होता है। विटामिन डी के रिकेट्स होता है, यह भी बात याद रखना, रिकेट्स, रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन के की कमी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो यह आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, वह कौन सा लक्षण? तो यह आप याद रखना, जो आयरिश संविधान से कौन सा लक्षण लिया गया है ये भी बात याद रखना। तो यह जो है याद रखना नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक ना, नीति निर्देशक जिसे हम लोग डीपीएसपी कहा जाता है, ठीक ना, डीपीएसपी से कहा जाता है। और यह भाग संविधान के भाग किस में है? तो संविधान के भाग 4 में, भाग 4 में है। ये भी बात याद रखना, संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख मिलेगा। अगर पूछा जाए कि आयरिश के संविधान से और क्या लिया गया है, तो ये भी बात याद रखना कि जो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है, राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है वो भी कहाँ से लिया गया है? तो यह आयरिश संविधान से लिया गया है। और एक और याद रखना कि राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन होता है वह किस संविधान से लिया गया? तो वो भी आयरिश के संविधान से लिया गया है। ये भी बात याद रखना। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो वह याद रखना, उससे कहा जाता है, तो याद रखना उसे जो आकाशीय छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे उपग्रह कहा जाता है ना। आप इसको याद रखना, उपग्रह कहा जाता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले कुल ग्रहों की संख्या, तो यह आप याद रखना, सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले ग्रह होते हैं वो पूरे कितने हैं? 8 ग्रह हैं। ये भी आप याद रखना। इसमें से पूछा जाता है सबसे सूर्य से नजदीक बुध ग्रह है। शुक्र याद रखना, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह। पृथ्वी, ठीक ना, इसे पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह याद रखना, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है, ये भी बात याद रखना है, बृहस्पति, ठीक ना, बृहस्पति। और शनि, शनि उसके बाद
अरुण वरुण, ये भी याद याद रखना। अरुण को यूरेनस कहा जाता है, वरुण को नेपच्यून कहा जाता है, तो यह याद रखना, ठीक ना। इंग्लिश में इसका नाम अरुण ज़्यादा पूछा, अरुण का नाम इंग्लिश और अरुण वरुण का नाम जो है इंग्लिश में ज़्यादा पूछा जाता है, तो यह याद रखना अरुण वरुण, ठीक ना, इसको याद रखना अरुण, ठीक ना। यह प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। आगे चलते हैं। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो अवैध घोषित किया गया था, यह आपको याद रखना है। किस चार्टर अधिनियम के तहत दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, यह आपको याद रखना है। तो इसमें देखिएगा 1833 का चार्टर अधिनियम था, ठीक ना, 1833 का चार्टर अधिनियम था। उस चार्टर अधिनियम में इसका उन्मूलन किया गया था, दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। लेकिन 1843 का जो अधिनियम था उसे याद रखना, 1843 में इसे अवैध घोषित किया गया था, ठीक ना, 1843 में, ठीक ना, 1843 में अवैध घोषित किया गया। और उन्मूलन की बात की जाए तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें इसका उन्मूलन किया गया है दास प्रथा का, ये भी बात याद रखना, ठीक ना। 1843, ठीक ना, 1843 को इसे एक और नाम से जाना जाता है। जो 1843 का अधिनियम है उसे भी के अधिनियम भी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी बात याद रखना। तो इसमें ऑप्शन जो से हुआ 1843, जो कि इसमें नहीं है, तो इसमें याद रखना 1833 आप लगाइएगा, ठीक ना। यह पूछा है कि इसमें अवैध घोषित किया गया था, तो 1843 में अवैध घोषित किया गया था, ये भी बात याद रखना। आगे चलते हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण यह कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, कानून के समान संरक्षण की बात की जाए तो यह कहाँ से लिया गया है, यह पूछा जाएगा एग्जाम में, तो यह याद रखना अमेरिका से, ठीक ना, अमेरिका से लिया गया है। और यह किस अनुच्छेद में पूछा जाता है? तो यह अनुच्छेद याद रखना अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद जो 14 है इसमें एक और बात की गई है कि कानून के समान समानता, ठीक ना, कानून के समान याद रखना, कानून के समान समानता, ठीक ना, याद रखना कानून के समान समानता, यह अनुच्छेद 14 में और अनुच्छेद 14 में है। और कानून के समान संरक्षण ये भी अनुच्छेद 14 में है, ये भी बात याद रखना। अगर पूछा जाता है कि कानून के समान संरक्षण किस देश का से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है। और कानून के समान संरक्षण जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और कानून के समान संरक्षण जो है कानून के समान समानता जो है यह इंग्लैंड के संविधान से, ठीक ना, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। यह बात है आप याद रखना। चलिएगा आगे चलते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय विधानसभा का गठन की बात की जाए यह कब किया गया था, तो देखिएगा इसमें यह कब किया गया था, तो यह किया गया था याद रखना 1921 में किया गया था, ठीक ना, 1921 में याद रखना यह है। इसमें कहीं आपको 1920 दे दिया जाता है, तो इसको भी आप याद रखना, कहीं कहीं 1920 दे दिया जाता है, तो इसको याद रखना यह हुआ 1921, ऑप्शन से हुआ। चलिएगा आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में कौन सा ग्रह आता है? तो देखिएगा सबसे जो ठंडा ग्रह माना जाता है वह यूरेनस, जो कि यह वरुण ग्रह, यह याद रखना यूरेनस, ठीक ना, यूरेनस यह जो है सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। यह बातें यहाँ पे याद रखना। इसमें ऑप्शन जो से होगा ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगर इसका सेल्सियस पूछा जाए कि कितना डिग्री माइनस में चला जाता है, तो ये 222 लगभग 222 डिग्री सेल्सियस ये चला जाता है यहाँ पे इसका तापमान। आगे चलते हैं। किस वायुसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? किस वायुसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो यह आप याद रखना लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, ठीक ना, लॉर्ड डलहौजी को, जो भारतीय रेलवे ने भारतीय रेलवे स्टार्ट किए किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। कब किए थे? 1853 में, ठीक ना, 1853 में पहली बार यह यात्री ट्रेन चलाई गई थी 1853 में, यह भी बात याद रखना। आगे चलते हैं। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक की बात की जाए तो सार्वजनिक धन का संरक्षक जो होता है वे CAG, ठीक ना, CAG जो होता है यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। इसे हिंदी में बात की जाए तो यह नियंत्रक याद रखना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक ना, महालेखा परीक्षक कहा जाता है। यह याद रखना
महालेखा परीक्षक कहा जाता है, CAG, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। तो यह याद रखना, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है, तो वह कौन कर सकता है निष्कासित, तो यह याद रखना राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक ना, राष्ट्रपति कर सकता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। राज्य सूची का विषय नहीं है, यह आपको बताना है। तो राज्य सूची का विषय नहीं है वह याद रखना, इसमें देखिएगा कृषि, वन और सिंचाई, यह क्या है, राज्य सूची का विषय है। जो समाचार पत्र है, समाचार पत्र, यह समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती, ठीक ना, समवर्ती सूची का विषय, यह बातें याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, होठों के किनारे किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं। होठों के किनारे आप लोग देखे हैं कि वह ओठ फट जाते हैं, तो वह किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं, तो यह फट जाते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक ना, राइबोफ्लेविन विटामिन जो होता है, यह विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबो याद रखना राइबोफ्लेविन, ठीक ना, राइबोफ्लेविन इसका क्या नाम है, रासायनिक नाम है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस की बात की जाए तो यह कब मनाया जाता है। देखिएगा 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक ना, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यह याद रखना, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वह 22 मई को मनाया जाता है, यह याद रखना। और 22 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व वर्षा वन दिवस, ठीक ना, विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है, विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी, तो यह हुई थी, याद रखना 1946 में, ठीक ना, 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी सर्वप्रथम। आगे चलते हैं, पुली बैज वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। यह देखिएगा, यह कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, पुली बैज वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक ना, आपको बताना है इसमें, यह बहुत से कंफ्यूजन क्वेश्चन देगा इसमें। याद रखना पुली वन्यजीव जो अभ्यारण्य है, यह इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग लगाएंगे नागालैंड, लेकिन आपको याद रखना यह अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश, इसको याद रखना अरुणाचल प्रदेश में है यह पुली वन्य जीव अभ्यारण्य, इस ऑप्शन में नागालैंड, इसमें याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं, देखिएगा मानव रक्त के निर्माण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। मानव रक्त के निर्माण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, तो यह आपको बताना है। तो मानव रक्त के निर्माण के लिए वह जो आवश्यकता होती है लोहा की, ठीक ना, आयरन की आवश्यकता होती है। चलेगा, आगे चलते हैं, खाने का सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है। खाने का सोडा का वैज्ञानिक नाम, तो यह आपको बताना है, खाने का सोडा का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। इसमें याद रखना उसे कहा जाता है, खाने का सोडा का नाम वैज्ञानिक सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है वह धावन सोडा है, ठीक ना, धावन याद रखना, धावन सोडा, यह क्या होता है, कपड़ा धुलने के लिए काम आता है धावन सोडा, यह बातें याद रखना। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट वह खाने का सोडा, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं, घरेलू उद्देश्य हेतु प्रयुक्त फ्यूज की रेटिंग की सीमा होती है। तो देखिएगा घरेलू उद्देश्य हेतु फ्यूज की रेटिंग की सीमा होती है, वह कितनी होती है, तो यह आप याद रखना। यह इसमें जो ऑप्शन दिया है 1 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर तक, और याद रखना 1 से 40 एम्पेयर तक होता है, ठीक ना, 1 से 40 एम्पेयर तक होता है यह घरेलू। और जो विद्युत संबंधी जो होते हैं और ऑटोमेटिक जो होते हैं उसमें 1 से 40 एम्पेयर तक यूज किया जाता है फ्यूज, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। किस शास्त्रीय नृत्य से है यह आपको बताना है। इसमें बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो बिरजू महाराज का संबंध जो है वह कथक, ठीक ना, कथक जो है यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक ना,
उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी जो है यह उड़ीसा का, ठीक ना, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है यह केरल का है, ठीक ना, केरल का है। यह बातें आप याद रखना, इसको याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु जल समझौता की बात की जाए, यह कब हुआ था, तो यह हुआ था, आप याद रखना, 1960 में, ठीक ना। अगर डेट पूछा जाए तो यह याद रखना 19 सितंबर, ठीक ना, 19 सितंबर 1960 में। और किसने इसकी मध्यस्थता की थी, तो विश्व बैंक के माध्यम से यह समझौता हुआ था, यह आप याद रखना। इसमें कहा गया था जो भारत है वह सतलज नदी, ब्यास और रावी नदी का पानी 80% यूज करेगा, और जो पाकिस्तान है वह सिंधु, झेलम, चिनाब नदी का पानी 80% यूज करेगा। इसमें यह समझौता हुआ था, ठीक ना। यह बातें आप याद रखना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है। कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है, यह आपको बताना है। इसमें याद रखना, जो कनारी है यह ठंडी जलधारा नहीं है, ठीक ना, ठंडी जलधारा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे से होगा बी। इसमें जो ठंडी जलधारा है लेब्राडोर, फाकलैंड और क्यूरेशियो, ठीक ना, यह सभी क्या है, ठंडी जलधारा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है। तब वह आपसे पूछा है किस रंग का होता है, तो इसमें आप याद रखना वह होता है, वह आप याद रखना वह होता है बैगनी, ठीक ना, वह होता है बैगनी। इसको याद रखना। इसमें 1 मिनट क्वेश्चन यहाँ पे कोई 1 मिनट यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। 1 मिनट यहाँ पे क्यूरेशियो होगा, ठीक ना, यह याद रखना क्यूरेशियो। ठंडी जो जलधारा है क्यूरेशियो, यह कनारी नहीं होगी, क्यूरेशियो, ठीक ना, यह आप यहाँ क्यूरेशियो। कनारी, लेब्राडोर और फाकलैंड यह ठंडी जलधारा है। क्यूरेशियो जो है यह गर्म जलधारा है। यह क्वेश्चन या इसको थोड़ा सा आप लोग संशोधन कर लीजिएगा। चलेगा, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है, तो यह होता है, याद रखना, बैगनी का, ठीक ना, बैगनी रंग का होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं। धनात्मक आवेश रहित होते हैं, तो धनात्मक आवेश जो रहित होता है वह बीटा किरण, ठीक ना, बीटा किरण जो होती है वह धनात्मक आवेश रहित होता है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है। अदिश राशि अगर पूछा जाए तो अदिश राशि में क्या क्या आता है, ये भी आप इसको याद रखना। इसमें आता है द्रव्यमान, द्रव्यमान आता है, इसको याद रखना। गति आती है, द्रव्यमान, गति, दूरी, यह याद रखना, दूरी आती है। उसके बाद समय, ऊर्जा, और घनत्व, घनत्व आती है। तापमान आता है, और कार्य, यह याद रखना, कार्य और आदि जो है यह सभी किस में आते हैं, यह अदिश राशि में आते हैं। तो इस ऑप्शन में जो होगा हमारा ऑप्शन से होगा ऊर्जा, यह अदिश राशि है। चलेगा, आगे चलते हैं, किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो वह मापा जाता है, यह यहाँ द्रव्यमान, ठीक ना, द्रव्यमान ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है, तो यह आपको बताना है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया है, वह पाचन प्रक्रिया कहलाती है, तो इसमें आपको बताना है, तो वह कहलाती है प्रोटीन का अमीनो में अम्ल में विघटन, यह कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे से होगा, प्रोटीन का जो है अमीनो अम्ल में विघटन, यह पाचन प्रक्रिया कहलाती है। आगे चलते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, यह याद रखना, वह केपलर ने, ठीक ना, केपलर ने प्रतिपादित किया था, केपलर ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है, यह आपको बताना है। तो प्रबल अम्ल याद रखना, वह सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक ना, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, इसमें आपको बताना है। तो सही सुमेलित क्या इसमें नहीं है, इसमें याद रखना पेरियार, ठीक ना, पेरियार यह हंगुल के लिए नहीं जाना जाता है, यह हाथी के लिए जाना जाता है। यह पेरियार जो है
यह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो यह केरल में, यह याद रखना केरल में, यह आप याद रखना। यह प्रश्न पूछा जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह याद रखना यूपी में है, राजाजी उत्तराखंड में है, और मानस असम में है, यह याद रखना मानस असम में है। यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे डैश डैश से प्राप्त किया जाता है। तो वह किससे प्राप्त किया जाता है यह आपको बताना है। तो वह प्राप्त किया जाता है लाइकेन, ठीक ना, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे लाइकेन से हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम आपको बताना है। तो सतलुज नदी का यह याद रखना, यह सुतुंद्री जो है यह ऋग्वैदिक नाम है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है इसका? तो यह आप याद रखना, यह होता है कोलेट्रोचियम फाल्कनटन जो होता है, यह इसका जिम्मेदार है गन्ने की लाल जड़ के लिए, ठीक ना, यह कवक होता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? तो यह आपको बताना काटी जाती है, यहाँ से पूछा है। तो काटी कब जाती है ये भी आप याद रखना। देखिए रबी की जो फसल है वो कब बोई जाती है? तो यह अक्टूबर से लेकर दिसंबर, ठीक ना, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बोई जाती है। और काटने की बात की जाए तो काटने की बात यह अप्रैल से जून में, ठीक ना, अप्रैल से जून तक यह काटी जाती है। यह यहाँ फसल काटने की बात की गई है, तो यह भी बात याद रखना। इसमें काटने वाली बात गेहूं होगी, ऑप्शन यहाँ पे से हुआ। अगर पूछ दिया जाए कि रबी की फसल कौन सी होती है, तो ये भी आप याद रखना गेहूं, ठीक ना, गेहूं जौ यहाँ पे होगा, गेहूं जौ और सरसों याद रखना, सरसों याद होता है, सरसों मटर, यह सभी जो है रबी की फसल है। इसमें ऑप्शन हमारा बी से हुआ। आगे चलते हैं। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो वह याद रखना, वह राज्य है गुजरात, ठीक ना। इसकी लंबी तटरेखा सबसे ज़्यादा है, कितनी? 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर यह है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के कुल समुद्री तट का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह कुल समुद्री तट का लगभग 24% है। आगे चलते हैं। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? नीले रंग का कांच जो होता है वह किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? तो वह याद रखना, वह प्राप्त किया जाता है वह कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक ना, कोबाल्ट ऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पे स्थित है? तो यह याद रखना, यह है पुणे में, ठीक ना, कहाँ पे? पुणे में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? तो नीली क्रांति जो है याद रखना वह मछली, ठीक ना, मछली और जलीय जीव, ठीक ना, जलीय जो होते हैं जलीय जीव, यह याद रखना उसका उत्पाद बढ़ाने के लिए यह केंद्रित होता है। तो इसमें ऑप्शन जो से होगा मछली, ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपको बताना है लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय के अध्यक्ष आपको बताना है वह कौन थे। तो इसमें आप याद रखना वह थे, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे 1936 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्न में से किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था? अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था, तो वह किसने प्रचलित करवाया था की बात की जाए तो अयोध्या यह धनदेव ने प्रचलित करवाया था। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना कब हुई? चौरी चौरा की घटना की बात की जाए तो चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो यह हुई थी, याद रखना डेट सहित 14 फरवरी, याद रखना 1 मिनट, 4 फरवरी, यहाँ पे 4 फरवरी 1922 को हुई थी। तो यह ऑप्शन जो से हुआ यहाँ पे 1922, 4 फरवरी 1922 जो चौरी चौरा यह है कहाँ पे है? यह गोरखपुर के पास है, ठीक ना, यह बातें आप याद रखना। आगे चलते हैं,
किस शासक द्वारा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयाग में स्थापित किया गया है? तो यह आपको बताना है किस शासक द्वारा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयाग में स्थापित किया गया है। तो वह याद रखना किसका, तो यह अकबर का, है ना, अकबर। ऑप्शन यहाँ पे से होगा अकबर। आगे चलते हैं, देखिएगा किस स्थल से महाजनपद काल में मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए? तो यह आपको बताना है इस किस महाजनपद काल में। इसमें ऑप्शन कौन सा से हुआ यह आप याद रखना, तो वह है ऑप्शन हमारा अहिरक्षत्र यह आप याद रखना यहाँ पे से होगा ऑप्शन ए से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ था? तो यह किस कला में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ था? तो वह याद रखना मथुरा कला में, ठीक ना, मथुरा कला में यह बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ था। आगे चलते हैं। सत्य भक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? तो सत्य भक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? यह आप याद रखना, तो वह हुआ था कानपुर में, ठीक ना, कानपुर में। ऑप्शन यहाँ पे से होगा कानपुर। चलेगा आगे चलते हैं। किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? किस महाजनपद की राजधानी जो है वाराणसी थी? तो इसमें आप याद रखना वह वाराणसी जो थी वह काशी की, ठीक ना, काशी। ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट देखिएगा 1857 के पहले स्वाधीनता आंदोलन का उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा केंद्र था। तो 1857 के पहले स्वाधीनता आंदोलन का और उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा केंद्र जो था वह मेरठ था, ठीक ना, मेरठ। ऑप्शन यहाँ पे से होगा मेरठ। चलेगा आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे? तो मुठभेड़ में यह याद रखना यह शहीद हुए थे इलाहाबाद में। कहाँ पे शहीद हुए? अपने आजाद चंद्रशेखर ने अपने खुद को गोली मारी थी यहाँ पे अंग्रेज़ों से बचने के लिए, ठीक ना। लास्ट में एक गोली से वो अंग्रेज़ों के गोलियों से नहीं मरना चाहते थे, इसलिए। आगे चलते हैं, देखिएगा सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो सूरदास का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो सूरदास का जन्म जो हुआ था वह सिही जो है कहाँ पे, मथुरा में हुआ था, सिही मथुरा में। नेक्स्ट देखिएगा 1842 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई? तो आपको याद रखना यह स्थापना की गई थी कहाँ पे? यह याद रखना बलिया, ठीक ना, बलिया। ऑप्शन यहाँ पे से होगा बलिया। आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? ज्ञान प्राप्ति के उपरांत पहला उपदेश आपको बताना, तो यह कहाँ पे दिया था? तो यह सारनाथ, है ना, सारनाथ में दिया था। ऑप्शन यहाँ पे सारनाथ से होगा। नेक्स्ट देखिएगा उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? तो बेलन घाटी की खुदाई जो है किसके निर्देशन में कराई गई यह आपको बताना है। तो यह याद रखना GR शर्मा, ठीक ना, GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। नेक्स्ट देखिएगा राज्य के किस स्थल से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो यह आपको बताना किस स्थल से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो यह आप याद रखना वह अहिच छत्र से प्राप्त हुई थी, अहिच छत्र से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा गाजियाबाद जिले में हिंडन नदी के किनारे किसकी खोज की गई थी? हिंडन नदी के किनारे किसकी खोज की गई थी यह आप याद रखना, तो वह आलमगीरपुर की खोज की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठभरवा भोज कब दिया जाता है? तो यह आपको बताना लठभरवा भोज कब दिया जाता है। तो यह आप याद रखना जो लठभरवा भोज होता है वह थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह विधवा विवाह के अवसर पर, ठीक ना, विधवा विवाह के अवसर पर दिया जाता है लठभरवा भोज। नेक्स्ट देखिएगा उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? कन्नौज जो है वह किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो यह आप याद रखना कन्नौज जो है वह गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक ना, गंगा नदी के किनारे पे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता में अधिकतर उपकरण बनाए गए हैं। तो यह आपको बताना पुरापाषाण कालीन सभ्यता में अधिकतर उपकरण बनाए गए हैं। तो यह किसका बनाए गए हैं? तो यह बनाए गए क्वार्टजाइट पत्थरों से, क्वार्टजाइट पत्थरों से बनाए गए हैं।
आगे चलते हैं। बागों का शहर नाम से राज्य कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बागों का शहर किसे कहा जाता है? तो वह याद रखना, बागों का शहर कहा जाता है लखनऊ को, ठीक ना। लखनऊ को कहा जाता है बागों का शहर। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की बात की जाए तो यह किसने की थी? तो यह अधिवेशन कब हुआ था? 1888 में, ठीक ना। 1888 में किसने की थी? तो जॉर्ज यूले ने, ठीक ना, जॉर्ज यूले ने यह की थी। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? ये भी बात याद रखना है। तो यह स्थापित किया गया था 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में यह किया गया था। आगे चलते हैं। राज्य में काशी विद्यापीठ स्थापित कब हुआ था? राज्य में काशी विद्यापीठ कब स्थापित हुआ था, यह आपको बताना है। तो काशी विद्यापीठ जो स्थापित हुआ था यह याद रखना 1921 ईस्वी में, ठीक ना। 1921 ईस्वी में यह स्थापित हुआ था। चलिएगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में बहावी आंदोलन के संस्थापक थे, तो यह बहावी आंदोलन के जो संस्थापक थे यह कौन थे? तो यह याद रखना, वह इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह सैयद अहमद जो थे, यह रायबरेली से, यह 1786 से 1831 तक यह संस्थापक रहे। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा। सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण किस शासन ने करवाया था? तो यह धर्मराज का स्तूप का निर्माण किस शासन ने करवाया था? तो यह याद रखना, अशोक ने करवाया था। यह शासक था, धर्मराज का स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। नेक्स्ट देखिएगा। राज्य में कहाँ पर नेमिसारण स्थित है? नेमिसारण क्या है? यह स्थान भी है और नेमिसारण एक मेला लगता है, यह याद रखना। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है। नेमिसारण मेला यह किस शहर में है? तो यह याद रखना सीतापुर, ठीक ना। सीतापुर में ऑप्शन यहाँ पे से होगा, सीतापुर। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है? तो यह जैन व बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पे है, दोनों धर्मों का? तो यह कौशाम्बी, ठीक ना। कौशाम्बी में ऑप्शन यहाँ पे से होगा, कौशाम्बी। नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ? तो यह आप याद रखना, प्रशस्ति लेख जो है यह प्रयाग में, कहाँ पे? प्रयाग में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? तो बैगा जनजाति है एक, वह निवास करती है। तो कहाँ पे निवास करती है? यह सोनभद्र, ठीक ना, सोनभद्र में निवास करती है। नेक्स्ट देखिएगा। राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? इस्लाम धर्म को मानती है कौन सी जनजाति? तो माही गिर, ठीक ना, माही गिर जो जनजाति है वो इस्लाम धर्म को मानती है। तो बस आज हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।